नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये पाकिस्तान को क्या देकर गई है? ओमिक्रॉन किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है? शारा फैसल को बंद कर दिया है जमात इस्लामी ने, एहतजाज किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कोविड-19 का जो ये मरहला है वो दुनिया भर के अंदर पॉजिटिव केसेस के अंदर तेजी से इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 40% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं और 40% से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। आखिर ओमिक्रॉन क्या करेगा और किसको किस तरह हैंडल करना है, और जो बहुत सारी नई तहकीक आई हैं उसके हवाले से क्या सिचुएशन होगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये है कि पहली कौमी सलामती पॉलिसी, पाकिस्तान में अमूमन तो कोई पॉलिसी बनती नहीं है। हमने देखा दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बना और फिर हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। उससे पहले एक 73 का आइन बना जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। नहीं तो ट्रबल शूटिंग हो रहती है हमारे मुल्क में। ट्रबल शूटिंग, एक बजट आता है तो दूसरा आ जाता है, उसके बाद तीसरा आ जाता है और उसके बाद सिनेरियो क्लियरिटी के साथ नहीं चलते। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये पाकिस्तान को क्या देकर गई है, क्या देगी, क्या हमारा फोकस होगा, और 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बाद हम कहां जाकर पहुंचेंगे? इकोनॉमिकली हम कहां होंगे, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां होंगे, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां होंगे, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां होंगे? इस नेशन हमारा ट्रैक क्या सही रुख पर होगा? इस पर इतनी गुफ्तगू नहीं हुई। मेरी कोशिश है कि आज हम इस पर बात करें। मेरे साथ लेफ्टिनेंट मोइनुद्दीन हैदर साहब जो डिफेंस तर्जे निगार भी हैं और फॉर्मर गवर्नर भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि ये हमें ज़रूरत थी इस तरह के डॉक्यूमेंट की, इस तरह के पॉलिसी की जो पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्शन दे सके? जी बिल्कुल जरूरत थी ऐसी पॉलिसी की। पहले पीस बिल या बिखरी हुई पॉलिसियाँ हुकूमतें मुख्तलिफ अनाउंस करती रही हैं और इम्प्लीमेंट भी करती रही हैं, लेकिन एक मरबूत पॉलिसी और एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, तो ये मेरे ख्याल में इस लिहाज से कि ये अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो नेशनल पॉलिसी का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स का डिफेंस नहीं है, बल्कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, यानी हमारे लोगों की एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, पॉपुलेशन पर कंट्रोल ताकि मुल्क मजबूत हो, और उसके बाद मुल्क के वसाइल को बढ़ाना, वाटर सिक्योरिटी जिसमें पाकिस्तान के पास ज़राअत और पीने के लिए पानी हो, और एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मतलब कि हमारे पास ये पेट्रोल, गैस और दूसरी बिजली, दूसरी रिसोर्सेज जो हैं वो पॉपुलेशन के साथ साथ वो भी बढ़ती जाएं। तो ये तमाम एस्पेक्ट जो आती हैं, जिसमें ज़राअत भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं नेशनल पावर की, एलिमेंट की, तो उनके ऊपर कोई इन्होंने टारगेट्स और उनके ऊपर कोई गाइडलाइंस दी हैं। लेकिन ये कहना कि बहुत से मैं बातें सुनता हूँ कि ये पहली दफ़ा ये पॉलिसी बनी है, 73 साल में पहले नहीं बनी, ये बात सही नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी बनी है? देखिए ये तमाम बातें, मैं तो कम से कम ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है जी वहाँ हर साल एक नेशनल डिफेंस कॉलेज वाले एक स्ट्रेटेजी पेपर पूरे साल में तैयार करते हैं, पूरा साल लगता है, ठीक है, और तमाम इनपुट्स होती है मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ लोग जो कोर्स कर रहे होते हैं। जी हाँ। और नेशनल स्ट्रेटेजी पेपर वो नेशनल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, उसके सोल्यूशन को हाईलाइट करता है। उस पर नॉर्मली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जाते हैं, सुनते हैं। ये मैं चीजें काफी साल से जो है ना वाटर सिक्योरिटी के बारे में भी सुन रहा हूँ, मईशत के बारे में। जनरल साहब, अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई थिंक टैंक कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो नेशनल पॉलिसी तो नहीं होगी, गवर्नमेंट उसको ओन करे और इस तरह से वफाकी काबीना उसे अप्रूव करे, फिर आपके दिफाई जितने इदारे हैं, आर्मी चीफ उसको सपोर्ट करे, नेवी चीफ उसको सपोर्ट करें, एयरफोर्स चीफ उसको सपोर्ट करें, ISI उसको सपोर्ट करे, और फिर एक नेशनल सिस्टम के तहत उसको अनाउंस किया जाए, जिस तरह से अभी हमने इमरान खान साहब ने इस पॉलिसी पर दस्तखत किया। इस तरह का कभी पहले वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से मुत्तफिक हूँ जी कि इसमें काफी महकमों की जो है वो इनपुट्स हैं जी, और सबने इसको मिलकर तैयार किया है। लेकिन मतलब जो अपोजिशन कह रही है वो ये कह रही है कि अगर ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी
स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लान है जी सर, तो उसको पार्लियामेंट में भी आना चाहिए था, सेनेट में भी आना चाहिए था। ये बात सही है, ये बात सही है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कश्मीर से मुताल्लिक तो हमने अपने आप को हटा दिया, हमारा फोकस हट गया है। जो पाकिस्तान की प्राइम एक सिचुएशन थी कश्मीर के ऊपर, उससे हम हट गए। आपको लगता है इस पॉलिसी के बाद हम कश्मीर को उस तरह से फोकस नहीं कर रहे? आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। उनका कश्मीर हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम रहेगा हिंदुस्तान के साथ रिलेशन में, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी तिजारत और बॉर्डर और दूसरे जो है वो उनके ऊपर भी खोलने पर तवज्जो देंगे। ये नहीं कहा कि कश्मीर से हम दस्तबरदार हो रहे हैं या कश्मीर को छोड़ रहे हैं। ये तो आपको पता है 73 साल से सिलसिला चल रहा है इस किस्म का जी। और कब तक हम इस किस्म के एक लॉकडाउन पोजीशन में रहेंगे? अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ट्रेड करनी है, मुल्क के अवाम को मईशत के थ्रू, कारोबार के थ्रू फायदा पहुंचाना है, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये हमको सोचना चाहिए। और ये पॉलिसी इस लिहाज से सही है कि कश्मीर विल रिमेन सेंट्रल पॉइंट, वी आर नॉट गिविंग अप कश्मीर। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि चाइना के हिंदुस्तान से पिछले दिनों कितनी झड़पें हुई लद्दाख में, और उनके बिजनेस इतना जबरदस्त है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके 100 बिलियन से ऊपर, कहीं ज्यादा उनका जो है आपस का ट्रेड है। अमेरिका और चाइना में कितनी ट्रेड वॉर चल रही है, जंग चल रही है, लेकिन उनका ट्रेड, लेकिन बेइंतहा उनका ट्रेड है। तो हम क्यों अपने आवाम को डिनाई करें? क्यों ना अपना कारोबार बढ़ाएं? क्यों ना अपनी मईशत को फरोग दें? तो ये इस लिहाज से ये पॉलिसी जो बनी है अच्छी है, लेकिन असली बात यह है पाकिस्तान में जी सर कि इसके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। पॉलिसी तो बन गई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि अब प्लानिंग कमीशन का आगे काम है कि इसको लेकर इसको आगे चले, देखें कि भाई ज़राअत के टारगेट हर साल क्या होंगे, डैम जो बनाने हैं, पानी का जखीरे बढ़ाने हैं, उसका क्या होगा और कंजर्व किस तरह होगा, बिजली की क्या रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसी पॉलिसी जैसे नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी बनाई, सब लोग साथ बैठे, उसके बाद एग्जीक्यूशन हुई और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब तक खात्मा हुआ। इसी तरह से इस पॉलिसी पर भी आप कहते हैं अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बड़ी पॉलिसी है। यूजुअली तो पाकिस्तान चल रहा होता है सिंपल ट्रबल शूटिंग के ऊपर, और ट्रबल शूटिंग होती है मसला हुआ इसको हल करो, फिर ये मसला आ गया इसको हल करो, और हुकूमत इसी में लगी रहती है। कभी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अल्लाह करे कि पार्लियामेंट में भी डिबेट हो और तमाम सियासी जमातें इस पर वजन डाल दें ताकि जो इबहम है वो ख़त्म हो जाए, इंडिया को बोलने का मौका न मिले। अब ले लेते हैं कराची में 40% से ज़्यादा कोविड का जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके ख़तरनाक हद तक फैलने के शवाहिद मिल रहे हैं। 40% लोग पॉजिटिव हैं। ये 40% वो लोग हैं जो टेस्ट जाके करवाते हैं और रिपोर्ट आती है कि ये पॉजिटिव हैं। अब ये इन्वायरमेंट अमेरिका में कल 6.5 लाख लोग पॉजिटिव डिक्लेयर्ड हुए हैं। यूके के अंदर 3.5 लाख हैं, फ्रांस के अंदर 2 लाख हैं। लेकिन इन फिगर्स से ज़्यादा अहम बात यह है कि इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब मैं चंद रोज़ पहले अमेरिका में था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई। आप अक्सर टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखते हैं, डॉक्टर आसिम शाह साहब को प्रोफेसर हैं, और जो वो बात कहते हैं वो चंद दिन के बाद सही साबित होती है। जब मैं अमेरिका में था तो एक पैनिक का इन्वायरमेंट था मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, और सिनेरियो ये था कि आपको टेस्ट करवाना है, ऐसे करना है, ट्रैवल में यूँ है, बहुत सारे SOPs जो कि यहाँ पर भी हैं वहाँ पर ज़रा सख्ती के साथ थे। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है। इत्तेफाक से कराची के दौरे पर हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। मैंने पहले खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। जो बात आपने 2 हफ्ते पहले कही थी वो सही साबित हो रही है, लेकिन नंबर में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में भी नंबर में इजाफा हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, और पाकिस्तान में तो आज तक कभी इतना कोविड पॉजिटिव हुए ही नहीं जितने अब 40% के करीब लोग हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं इसका मतलब और ख़तरनाक है। तो आपने तो फरमाया था कि कोई मसला नहीं है, ये तो यूं करके हल हो जाएगा, और एक चीज़ तो आपकी बहुत सही साबित हुई। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है? ठीक, तो 2 बातें इसमें। एक तो ये कि 40% पॉजिटिविटी, मेरे हिसाब से ये 40% नहीं है, ये और 50% परहैप्स है, ये उससे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि तो वो लोग हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो टेस्ट करवा ही नहीं रहे, सिर्फ ये सोच, इसलिए उनको पता ही नहीं, और ये सोच के नहीं करवा रहे कि हम टेस्ट करवाएंगे तो 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा जेल में, तो हम क्यों टेस्ट करवाएं। दूसरी चीज़ ये कि सरप्राइजिंगली कराची की पॉजिटिविटी बहुत जल्दी क्लाइम की है। यूजुअली बढ़ती है, लेकिन कराची की पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो 11 जनवरी को केसेस 1000 से ऊपर गए थे, 10 जनवरी को केसेस 980 940 के करीब थे, 11 जनवरी को 1400 हुए, और फिर उसके बाद से
मेरे ख्याल है परसों 2000 और फिर आज 2600-2500 के करीब, तो एकदम छलांग मारे पिछले 4-5 दिन में, यानी बहुत जल्दी बढ़े, इट्स टू फास्ट। और ये वो केसेस हैं कि जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अब इसमें ये, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये ख़त्म हो जाएगा या ये मामला दूसरी तरफ जा रहा है, एक चीज़ जो कराची में नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी और जो कुछ जगहों पे हो रही है, वो ये कि ये तो बात अपनी जगह मैं अभी भी कायम कहता हूँ कि दिस शुड बी होपफुली द एंड ऑफ कोविड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एहतियात हमें नहीं करनी। अगर हम एहतियात छोड़ दें, जो कराची में एक लगता है कि एक तबके ने छोड़ी हुई है, अब ईद फेस्टिवल भी आपका चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, चल तो वहाँ पे भी रहा था। शादी में मैं था, वहाँ पे ना पूछे जो सूरत हाल थी, कवाली में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल 200-400 लोग नहीं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, और चंद लोग जो बुजुर्ग हैं, नौजवान आ रहे हैं, आके अपनी अम्मा अब्बा दादा दादी को मास्क लगा के जा रहे हैं कि आप मास्क पहने, बाकी अब चल तो वहाँ पे भी सब कुछ रहा है। लेकिन आपने शायद नोट किया हो कि वहाँ पे दिसंबर में, क्योंकि हमारा पीक दिसंबर में आया, और यूजुअली जो पीक आती है, जो लहर आती है, 6 हफ्ते की लहर होती है। अगर आपकी लहर 10 जनवरी को आई है, अगर आप 10 जनवरी से काउंट करते हैं, तो 6 हफ्ते आपके 20 फरवरी 25 फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। लोग डर क्यों नहीं रहे? तो उसकी भी वजह बताता हूँ। तो लोग ठीक है, पॉजिटिव केसेस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक तो लोग इम्यून हो गए हैं, लोग जिसको आप कहते हैं ढीठ हो गए हैं, इम्यून हो गए हैं, लोग वैक्सीनेशन ले लिए, वैक्सीनेशन को लोग बूस्टर ले लिए हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। पहले लोगों को डर क्यों लगता था? लोगों को डर लगता था वेंटिलेटर से। जब तस्वीर देखते थे लोग न्यूयॉर्क की या कहीं की कि वेंटिलेटर पे लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन अस्पतालों में लाइन लगी है, आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, क्या बनेगा, वो सब कोई भी कैफियत नजर नहीं आ रही। हम ये देख रहे हैं कि जितने लोग बूस्टेड हैं, तो खाली डराने का है। ओमिक्रॉन, वो कहते हैं वो भौंकने का है, वो बादल जो है वो शोर बचाने का, बरसने का नहीं। ओमिक्रॉन में ये एक अच्छी बात नजर आई है कि जो लोग बूस्टेड है, वैक्सीनेटेड है, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम मास्क पहन लें, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो अगर आप मास्क पहन के शादी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई शादी में खवातीन साथ जाती है ना, वो इतना तो आजकल मेकअप करती हैं, आजकल तो इतने खूबसूरत मास्क आ गए हैं, चक्कर में उनके हस्बैंड को नहीं पहनना होता है कि जब मैं नहीं पहनी हूं तो उनके मेकअप का खर्चा बचेगा, उनके मेकअप का खर्चा बच जाएगा, अच्छे पैसे बचेंगे। अब हम अगला फेज क्या देख रहे हैं? ये तो कुछ दिनों में एंड हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं? ये हमेशा के लिए, आपने उस दिन ये बात की थी, मैंने बहुत सारे और डॉक्टर हज़ार से भी बात की। मेरा ख्याल है सबसे पहले किसी भी मीडिया के ऊपर अगर कोई बात चली, वो जब मैंने इनका अमेरिका में इंटरव्यू किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये खत्म होने जा रहा है, ये और आप थोड़ा सा उस वक्त मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो ये वाकई टेल है, खत्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह कि ये टेल होगी। उसकी वजह ये कि अब हमने जो देखा था वेरिएंट ओमिक्रॉन जब आया था दिसंबर में, तो हमने ये देखा था कि ये वेरिएंट जो है, ये वेरिएंट किसी हद तक फ्लू के करीब है। जो आप देख रहे हैं, हर आदमी अब ये बात कर रहा है कि ये वेरिएंट फ्लू से मिलता जुलता है। अगर यही हालात रहे और अगला वेरिएंट भी इसी किस्म का हुआ, फ्लू के करीब का, तो फिर फ्लू तो दिहाइयों से चल रहा है, तो फिर तो ये टेल ही है। अच्छा, इसके बाद और भी वेरिएंट के जिक्र आया, सिग्मा का आया, फिर फ्रांस में IHU का आया, IHU वायरस का आया, सब कुछ आया, तो आए और निकल गए। अगर हल्के होते रहे वेरिएंट, दवा आपके पास मौजूद है, 2 दवाएं आपके पास मौजूद हैं, एक दवा प्रिवेंटिव मौजूद है, वैक्सीन आपके पास मौजूद है, तो इसमें भी आ रही हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, तो फिर इसमें और फ्लू में क्या फ़र्क रह गया? फ्लू इसीलिए ट्रीटेबल है, और फ्लू की फिक्र लोग इसलिए नहीं करते कि एक वैक्सीन है, दूसरी दवा है, और जब आप वैक्सीनेटेड होते हैं। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया में हमेशा ये फ़र्क याद रखें कि बैक्टीरिया होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस को थ्राइव करने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। जब ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी स्ट्रांग होगी वैक्सीन से, तो वायरस तो जिंदा रह ही नहीं पाएगा, वायरस तो जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो हम जब वैक्सीन ले चुके होंगे तो वायरस को इतनी ताकत ही नहीं मिल पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बार बार हमारी तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बिजनेसमैन भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ लोग बैठ के, संजीदा लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, उसके बाद कहते हैं स्कूल की छुट्टी हम करवा सकते हैं, स्कूल हम बंद कर सकते हैं, मार्केट्स हम बंद कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर हम पाबंदी लगा सकते हैं, और फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है। जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो, जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे तालीम का बेड़ा गर्क हो, वहाँ पे जब स्कूल बंद होंगे, ये होंगे, तो बड़ा पैनिक हो जाता है। ओवरऑल दुनिया के अंदर चल क्या रहा है? जब इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं अमेरिका में भी, यूरोप में भी, वहां तो कुछ बंद नहीं हो रहा, तो हमारे लोगों को क्या लर्न करना चाहिए, खासतौर पे हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हुकूमत को? अगर आप देखें, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और उसमें सियासत का बड़ा अमल दखल है। अगर आप सिर्फ अमेरिका में ही देखें तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया में देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, दे चेक वैक्सीन कार्ड्स। रिपब्लिकन स्टेट्स, आप टेक्सास में कोई कुछ नहीं चेक करता, आप खुद देखा कुछ चेक नहीं होता, तो उसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है वो ये कि वैक्सीन कार्ड चेक करें, लोग मास्किंग करें, और उसके साथ हम अपना बिजनेस कर सकते हैं विद सम
फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो काम सारे चलते रहे। आपको ये बात तो साबित हो गई है कि अगर आप पूरी इकोनॉमी बंद करें तो उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स तो अमेरिका में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। लेकिन अगर सिंध हुकूमत कोई पाबंदी की तरफ जाती है तो ग्राउंड पर ऐसी रियलिटी नहीं है कि उसको सख्ती की जाए। उससे ज्यादा आप पहले जो है SOPs को फॉलो करें, मास्किंग करें, थोड़ी सी फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाएं। अगर आप वो सब काम करते हैं तो उससे बहुत बेहतरी हो सकती है, उससे ज्यादा बेहतरी हो सकती है बजाय इसके कि आप बंद करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इस चीज के चांसेस हैं? अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि एक नया वेरिएंट है, उसका नाम है सिग्मा जी, वो, लेकिन उसकी पिच उतनी नहीं हुई कि उसको मार्केट में उस तरह की इज्जत रिस्पेक्ट मिलती जिस तरह की ओमिक्रॉन वो बेइज्जत होकर निकल चुका है, वो बेइज्जत होकर निकल गए। लेकिन क्या चांसेस है कि कोई और ऐसा वायरस आ सकता है? उसके बाद एक और भी आया जी, उसके बाद एक और भी आया जिसका नाम IHU था, फ्रांस से, जिसको कहते थे आई हेट यू वायरस। तो वो भी साइड में होकर निकल गया क्योंकि उसमें भी इतनी हैयत नहीं आई कि इतना इंटेंसिटी। ऐसे तो बहुत आएंगे। जब मैं पिछली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था तो मेरा ख्याल है डॉक्टर अता ने बताया था कि 120 वेरिएंट उन्होंने अपनी कराची यूनिवर्सिटी की लैब में आइडेंटिफाई किए थे और उसमें से कोई भी इस काबिल नहीं था, किसी को इतनी आपके बकौल इज्जत नहीं मिली कि उसका नाम आगे बढ़े, उसकी जो है वो। लेकिन ये तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं। दिस इज गोना हैपन। अब अगर हम 2022 के अंदर देखें तो अब ये एक बुखार, एक नॉर्मल फ्लू से ज्यादा की कोई चीज नहीं रहेगी, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो 40% वाला इस वक्त डेटा है, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। जो इस वक्त डेटा मेरे सामने, पिछले 24 घंटों में सिर्फ कराची में 6124 टेस्ट हुए हैं, 2412 लोगों के अंदर ये तशखीस हुई है। इसका मतलब ये है कि रेशो बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए किस तरह लाइफ स्टाइल गुजारने की ज़रूरत है? छुप के कमरे में लॉक हो जाएं, झांके भी ना, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चे उनसे ना मिलें, वो ऑफिस ना जाएं। अब SOPs में जरा नरमी, अब SOPs जो है वो बहुत चेंज हो गए। अच्छा। एक तो ये कि अब ये है कि जिस दिन आपका टेस्ट होता है दैट इज काउंटेड एज डे 0, उसके बाद 5 दिन तक आप आइसोलेशन करते हैं। और आइसोलेशन अब वो नहीं है जो 2020 में कोविड की थी कि आप बिल्कुल अछूत हो गए। आप आइसोलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क पहन के कमरे से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप वापस चले जाएं और आप आइसोलेशन में रहें और किसी को हग ना करें, किसी के साथ 5 दिन के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, पहले वाला खौफ था, वो नहीं। अब आप अछूत नहीं है, अब आप अछूत नहीं है, लेकिन अब आप बरहमन नहीं है, अब आप अछूत नहीं है, लेकिन आप मतलब अपने कमरे में मास्क लगाएं, अपने घर में ट्रैवल कर सकते हैं, मूव वॉक कर सकते हैं जी, डाइनिंग टेबल पे खाना फैमिली के साथ नहीं, खाना ना खाएं फैमिली के साथ, लेकिन ये कि आप कमरे में रहें। और अगर आपके घर में बैकयार्ड है तो कमरे से निकल के बैकयार्ड में चले जाएं, लेकिन कमरे से बैकयार्ड तक का रास्ता आप तय कर सकते हैं। पहले तो ये भी नहीं था। हाँ, पहले तो वो सही है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि कोविड इंशाल्लाह इस वेरिएंट से चला जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप मास्किंग ना करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप वैक्सीन ना लगाएं। तो इस बात को लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब भी कहते हैं ना कि कोविड खत्म हो रहा है, इस वेरिएंट से कोविड का खात्मा हो रहा है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो मास्किंग की जरूरत ही नहीं है, अब तो वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं। मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज होना जरूरी है, हाथ 30 सेकंड आप अपने गार्ड्स डाउन ना करें, आप अपने गार्ड्स डाउन रहेंगे। हाँ, क्योंकि आप चले, एक और चीज है, वैक्सीनेशन करवा ली लोगों ने 1 बार 2 बार। कुछ लोग कहते हैं भाई बूस्टर लगवाना है, हर 6 महीने के बाद लगवाना है, हर 6 महीने के बाद लगवाना है। बिल्कुल, बूस्टर लगवाना है, बूस्टर लगवाना है फिलहाल हर 6 महीने के बाद। लेकिन उम्मीद है कि इस साल फॉल तक जो बूस्टर आएगा वो प्रोबेबली साल में 1 दफा का होगा, लेकिन कम से कम अक्टूबर तक तो जो हालात हैं वो हर 6 महीने के बाद बूस्टर लगाना है। फाइजर 6 महीने बाद, मॉडर्ना 5 महीने बाद, जॉनसन 2 महीने बाद भी बूस्टर लग सकता है। अच्छा, अब किस एज के लोगों को लगाने की जरूरत है और कितने वक्फे के बाद लगाने की जरूरत है? पाकिस्तान में तो 12 से ऊपर को इजाजत है, 12 साल से ऊपर पाकिस्तान में, लेकिन वैसे अमेरिका में 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लग सकता है। बूस्टर 12 से ऊपर है, लेकिन वैक्सीन अलाउ है 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को। यहाँ पे 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को इजाज़त नहीं है वैक्सीन की, और बूस्टर अलाउ है 12 से ऊपर को इस वक्त, लेकिन 5 से ऊपर कभी अलाउ हो जाएगा। जो बुजुर्गान हैं उनको तो बिल्कुल ही, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। हाँ, वो तो CDC अलाउ करता है, इसमें डॉक्टर का कोई अमल दखल नहीं, इसमें तो CDC अलाउ करता है कि CDC रिकमेंडेशन दे देता है कि दिस इज व्हाट इज अलाउड एंड यू डू दैट। नहीं, हमारे यहाँ तो चूंकि कल्चर है ना कि अब दादी को, अम्मा को, पप्पो को घर से बाहर निकालना ही नहीं है, डॉक्टर तक के पास ले जाना ही नहीं है, तो उनके लिए क्या हिदायत होनी चाहिए? उनके लिए हिदायत ये है कि अगर 5 महीने गुजर गए हैं तो आप बूस्टर लगा सकते हैं। 5 महीने गुजर गए तो आप बूस्टर लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को चाइनीज़ वैक्सीन शुरू में लगे हैं और अब उनको फाइजर और मॉडर्ना लग रहे हैं, तो आप वो भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और मिक्स एंड मैच एक्चुअली इज़ नॉट अ बैड आइडिया।
क्योंकि चाइनीज़ वैक्सीन डीएनए वेक्टर है और फाइजर मॉडर्ना मैसेंजर आरएनए है, तो उनका मिक्स करना एक लिहाज से कदरे बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन बेहतर होती है। मैं खुद एक ज़िंदा मिसाल हूँ, क्योंकि मैंने दोनों वैक्सीन मिक्स करके लगाए थे, तो इट वाज बेटर और उसकी आपका एंटीबॉडी टाइटर काफ़ी बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक है तो बहुत मामूली सा हमारे सिस्टम में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोगों को जिनको कोविड होता है वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, उनकी फैमिलीज हो जाती हैं, उनके कारोबार पे असर पड़ता है, उनकी जॉब्स पे असर पड़ता है। उस वक्त जहन को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? जब ऐसा होता है तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने आप को सोशली आइसोलेट ना करें, क्योंकि सोशल आइसोलेशन से सबसे ज़्यादा जहनी दबाव होता है। जब आप अकेले हो जाते हैं ना, तो सोशल आइसोलेशन से सबसे ज़्यादा जहनी दबाव होता है। इसीलिए जो ये वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग है, मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से मजीद डिप्रेशन होता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें, 6 फीट का फासला रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। और सोशलाइजेशन आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इवन अगर आप आइसोलेशन में हैं, आप जूम से बात करें, फ़ोन पे बात करें, किसी तरह से भी फेस टाइम से लोगों से बात करें, तो वो आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि लोगों की मदद करें, लोगों का ख्याल करें। जितना आपको उससे तक़वियत मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, किसी चीज़ से नहीं मिलती। एक दूसरे का ख्याल करें। लोगों को इस वक्त ये चाहिए कि लोगों को अडेप्ट करें। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपके किसी पड़ोसी या भाई कोई भी किसी मुसीबत में है, उनका बिजनेस अगर सही काम नहीं कर रहा, तो आप उनकी मदद करें, नॉर्मल लाइफ में रहें, ऐसे कोई टेंशन नहीं। तो अगर आप लोगों का ख्याल करेंगे, उससे बड़ा फायदा। न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हमारे साथ मौजूद डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। वो क्या कह रहे हैं, उनके नज़दीक पाकिस्तान में ये नया वेरिएंट किस तरह हैंडल होगा, हम इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ओमिक्रॉन किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, किस तरह लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, सिनेरियो बहुत सारा हमने डिस्कस किया आसिम शाह साहब से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। खुशामदीद डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो 40% इस वक्त कराची में लोग पॉजिटिव हुए हैं, ये तो तारीख रकम हो गई है, इतना बड़ा पहले, इससे पहले कभी स्कोर आया नहीं, लेकिन वो पैनिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो कल मुजाहरे हुए, 4 सियासी जमातों ने जबरदस्त किस्म के धरने दिए, बल्कि जमात इस्लामी इस वक्त शार फैसल ब्लॉक करने के लिए धरना दे रही है। तो हमारे यहाँ वो पैनिक नहीं है, अस्पतालों के अंदर वो रश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, हुकूमत इजलास कर रही है। आप उन्हें एडवाइजेस क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि चूंकि लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओमिक्रॉन का जो सिम्टम है, जो अलामात है उसकी, वो ऐसी है कि बहुत परेशान कुन है, लेकिन वो घर तक ही आदमी महदूद रहता है। एज कम्पेयर टू डेल्टा 1, जो डेल्टा था उसमें सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, या जितने भी इससे पहले के वेरिएंट थे उनमें सांस की जब प्रॉब्लम होती थी तो हम कहते थे कि फौरी तौर पे अस्पताल जाएं आप। लेकिन चूंकि इसमें सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कमजोरी हो रही है, और एक सिम्टम जो हमारी जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन एंजेली कुर्जी जो है, जिन्होंने ये दरियाफ्त किया था ये वेरिएंट, उनसे हमारी बात होती है, तो जो उन्होंने पहला दूसरा केस देखा था उसमें एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम ये था कि पल्स रेट बहुत हाई थी लोगों में, 2-4 लोगों में पल्स रेट बहुत ज्यादा थी। पल्स रेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका दिल की धड़कन जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, और दिल की धड़कन ज्यादा अगर दिल धड़कता है जल्दी जल्दी तो वो नुकसान कर सकता है। तो लोग सिम्टम जो ला रहे थे कि थका हुआ महसूस कर रहे थे। तो चूंकि यहाँ पर एज सच ये केस से इतना ज्यादा सीवियर अलामत नहीं है, में बहुत शदीद दर्द है, नजला जुकाम है, फ्लू लाइक सिम्टम है, लेकिन आप जो 40% बता रहे हैं, जो हुकूमत बता रही है 40%, आप इसको डबल कर लें। इसको आप डबल कर लें, ये फिगर कम से कम 70 से 75% लोग इस वक्त कराची में बीमार हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप उनको भी तो गिनती करेंगे ना, उनको भी तो शामिल करेंगे, वो बीमार हैं। मैं बहुत सारे लोगों को अभी ट्रीट कर रहा हूँ, तकरीबन 13-14 लोग हैं
जो घर में अभी ट्रीट कर रहे हैं, हो रहे हैं, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, दवाइयां बता रहा हूँ, उनको और चीजें बता रहा हूँ, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ है। उनका कोई टेस्ट, मैंने किसी से कहा है कि टेस्ट कराएं, वो टेस्ट नहीं कराते हैं लोग, कि टेस्ट कराने की अब जरूरत क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा 70 से 80% तक कराची में हो सकते हैं, बल्कि आप कह रहे हैं तो उसका मतलब है ही। अब हुकूमत जो मीटिंग्स कर रही है उसकी मीटिंगों से पैनिक की स्मेल आती है। सॉफ्ट लॉकडाउन, मार्केट में ऐसे कर दिया जाए, स्कूल में बंद किए जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर ये हो सकता है, शादी हॉल्स के अंदर खाने ऐसे नहीं ऐसे होंगे। हमें इस वक्त किस तरह के एसओपीज की जरूरत है इस वाले एनवायरनमेंट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मसला यही है कि अभी इस वक्त हमें कुछ बंद करने की जरूरत तो है नहीं, लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा, और वो ये है कि आप इस वक्त ना कोई हमें मजमा लगाने वाली बात कोई ना की जाए। हमें अफसोस है कि शहर में, कराची में इस वक्त 2 जगह पे हुजूम लगा हुआ है। लोगों को घर से निकाला जा रहा है कि आप घर से निकले, और क्लिफ्टन पे कराची ईद के नाम से एक फेस्टिवल हो रहा है, एक मेला लगा हुआ है। इसी तरह से मैरी टाइम में एक मेला लगा हुआ है 3 दिन से, जो कि मेले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए, धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मानसरा में कल किया। सब ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, पीटीआई वाले यहाँ आ रहे हैं। पूरे मुल्क में जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है लोगों को लेके चलने का। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि शायद इस वक्त मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि ये काम गलत हो रहा है, और शायद आवाम की फिक्र नहीं है किसी को। आवाम की फिक्र करनी चाहिए कि लोग खामखा बीमार हो रहे हैं, और ये ना सोचें कि ये अभी अस्पताल पे लोड नहीं है। खुदा ना खास्ता ये वेरिएंट अपनी शक्ल चेंज करता है, ओमिक्रॉन, तो हॉस्पिटल्स पे दूसरे तीसरे दिन जो है वो लोड पड़ सकता है, और हेल्थ केयर वर्कर्स पे भी लोड पड़ सकता है। इस वक्त भी बहुत सारे डॉक्टर्स अभी अपने घरों पे हैं जो कि बीमार हैं। यही सूरत। अच्छा डॉक्टर आसिम शाह साहब से भी एक सवाल ले लेता हूं मैं। शाह साहब, आपने बात सुनी, और चूंकि डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब डे 1 से पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर बात करने वाले, पॉलिसीज बनाने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले उन लोगों में शामिल रहे हैं। आपके ख्याल में स्ट्रैटेजी ठीक है? पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है यही तरीका ठीक है, या हमें अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है? मैं एक तो ये कि डॉक्टर कैसर सज्जाद से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की तो ज़रूरत फ़िलहाल नज़र नहीं आती, लेकिन कॉमन सेंस तो प्रिवेल करनी चाहिए ना कि हम फेस्टिवल्स क्यों कर रहे हैं, हम मेला क्यों कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर डिमांड कर रहे हैं कि आप धरनों पे आएंगे, तो आप यहाँ से निकालेंगे, हम वहाँ से निकालेंगे, बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। आप वही सही कह रहे हैं, कंपटीशन चल गया, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमने कॉमन सेंस बिल्कुल छोड़ दी है और हम सियासत पे जैसे अमेरिका में है वही हम उस पर आ गए। क्योंकि इस वक्त अगर हम कॉमन सेंस प्रिवेल करें तो हम लॉकडाउन को भी अवॉइड कर सकते हैं और चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त 40% कराची में, या 40 से तो बहुत ज्यादा, मैंने भी यही कहा था। कैसर सज्जाद साहब कह रहे हैं 70-80%, इसकी जिम्मेदारी हमारे इन सियासी रहनुमाओं पे आयद होती है। इसकी जिम्मेदारी हमारे लीडर्स पे है, जो भी लीडर्स हैं। इसलिए ये जो इस वक्त स्कोर है, लोगों की एहतियात ना करना, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप, गवर्नमेंट लीडरशिप की वजह से। अब देखें ना, अगर ये कराची ईद जो भी इसका नाम है ये हुआ, तो इसमें कितने लोग करीब गए होंगे, और इसमें बच्चे भी गए होंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वो और खतरनाक बात है। वहां से कितने लोग इन्फेक्टेड होके आएंगे, धरने हुए या धरने हो रहे हैं, वहां से कितने लोग इन्फेक्टेड होके आएंगे, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? कैसर सज्जाद साहब, ये सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 40% या 70% आप कोट कर रहे हैं पॉजिटिव केसेस, और इतने सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप की? ये देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए, और सख्ती से इसकी कोई दी जाए जहां पर मजमा लगने का की सूरत हाल पैदा होती है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट का कोई मजमा लग रहा हो। इस तरह की सरकार की जिम्मेदारी होती है, और हमने पहले भी कहा है ये बात कि सख्ती से एसओपीज पे अमल कराएं, फाइन करें, उनकी दुकानें, उनके रेस्टोरेंट, उनके शादी हॉल बंद करें, मास्क को मैंडेटरी बनाया जाए, एसओपीज पे सख्ती से अमल किया जाए, तो आप शायद रोक सकते हैं। शादी ब्याह में ये हजार लोगों को दावत देना, ये कहां की अक्लमंदी है? इस वक्त आप कम से कम 200 लोगों के तहत इसको हैंडल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह है कि शारा फैसल को बंद कर दिया है जमात इस्लामी ने, एहतजाज किया जा रहा है। बल्दिया का जो एक नया एक्ट सिंध के अंदर
मंजूर किया है उसे काला कानून करार दिया जा रहा है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे राव अफनान हैं, उनसे बात करने से पहले कल जो एहतजाज हुआ था उसमें क्या डिमांड्स रखी गई सिंध गवर्नमेंट के सामने? GDA, MQM और PTI इन्होंने मिलकर एक एहतजाज किया, बहुत बड़ा एहतजाज किया। आमिर खान साहब ने क्या फरमाया और लीडरान ने क्या फरमाया, जरा सुनिए, फिर राव अफनान से ग्राउंड की सूरत हाल लेते हैं। क्या कहा था आमिर खान साहब ने? अली जैदी साहब हो, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हों, आमिर खान हो, इसके अलावा बहुत सारे रहनुमाओं ने कल SOPs की खिलाफ वर्जी की। लेकिन जाहिर है कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज जारी है बल्दियाती एक्ट से मुताल्लिक, और 17वां दिन है आज जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। इस वक्त शारा फैसल पर एहतजाज चल रहा है। तो जो कोविड के SOPs है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो जमहूरियत से मुताल्लिक राइट्स हैं उसके ऊपर एहतजाज जारी है। राव अफनान साहब, क्या सूरत हाल है? जमात इस्लामी इस वक्त उनके रहनुमा किस जगह पर हैं? क्या सूरत हाल है? क्या कोई सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई और ब्रेक थ्रू होने का चांस है? नासिर हुसैन शाह साहब की कोई राब्ता हुआ है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से या किसी और से? जी बिल्कुल फैसल साहब, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत जो है वो मुसलसल राब्ते में है। 10 जनवरी को पहली बार राब्ता कायम हुआ था, फिर 5 रोज तक जो है मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहे थे। फिर पहला दौर मुकम्मल हो चुका है जिसमें बेशतर तजावीज पर जो है वो इत्तफाक हो चुका है, जिसमें जो शहरी बल्दिया उज़्मा के मातहत होते थे, जिसमें स्कूल था, अस्पताल थे, वो दोबारा बल्दिया उज़्मा को वापस दे दिए जाएंगे, उसके मातहत कर दिया जाएगा। लेकिन मेयर का इंतखाब जो बराह रास्त अवाम के वोटों से होना है, उस हवाले पे इत्तफाक नहीं हो पाया। और नासिर हुसैन शाह जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह है, मुस्लिम परवेज इस्लामी के रहनुमा है और मुज़ाकराती कमेटी जमात इस्लामी की जानिब से कन्वीनर है, और उनके साथ ये कमिटमेंट किए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पहले मशवरा करेंगे, उनसे इजाजत लेंगे, फिर इस तजवीज पे मजीद कोई बात हो सकती है। तो बेशतर तजावीज जो है जिसमें पीपल्स पार्टी पहले भी कहती रही कि उन पर बात हो सकती है, चाहे इदारों की मुंतकली का मामला हो। तो आज कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? आज का जो ये एहतजाज है इसमें कोई ऐसा कोई फैसला आ सकता है? दूसरा दौर मुमकिन है कि आज हो जाए, क्योंकि कल वजीर आला सिंध जो है नासिर हुसैन शाह वो सेवन गए हुए थे, और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से जमात इस्लामी के रहनुमाओं को बहुत बहुत शुक्रिया राव अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो एहतजाज का सिलसिला जारी है वो तो जाहिर है कि जमहूरियत का हुस्न है, और जिस तरह से वो एक्ट वापस करने का मुतालबा कर रहे हैं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट की तरफ से, PTI की तरफ से, GDA की तरफ से, और जमात इस्लामी 17 दिन हो गए आज एहतजाज कर रही है। क्या रुख निकलता है देख लेते हैं। प्रोग्राम मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।